धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, जिसकी लड़ाई पिछले 37 दिनों से जंतर मंतर से लड़ी जा रही थी और आप वहां भी लगातार पहुंच रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं दिल्ली के एक स्लम एरिया में रहता हूं और स्कूल नहीं गया और मेरा पालन पोषण झुग्गी झोपड़ी में हुआ। हम आग और बाढ़ पानी से बच के अपने जीवन को यहां तक लाए। फिर यहां आए, जब जवानी आने लगी तो जवानी को बुराइयों से बचाया। मेरे पे कभी कोई केस नहीं है, तो मैंने नशे से खुद को बचाया, बड़े क्राइम से बचाया। जहां मैं खड़ा हूं यहाँ हर दूसरा तीसरा घर नशे से पीड़ित है। यहाँ गांजा, जुआ, सट्टा, शराब ये चीज़ें आम हैं और ये इस एरिया का मुद्दा नहीं है, ये नेशनल मुद्दा है। जिस तरीके से नशा युवाओं को खोखला कर रहा है, पुलिस की भूमिका से घृणा आती है कि पुलिस के रहते देश में इतने बड़े स्तर पर नशा बिक कैसे रहा है। इसमें बहुत बड़ी मिली, हम करेंगे विस्तार से बात। हाँ, ना, तो जो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्योंकि जंतर मंतर से ही आपकी कहानी वायरल है। मैं सर ये कह रहा हूँ कि मैं जंतर मंतर ऐसे नहीं पहुँच गया। बहुत सारी बुराइयों से बचा के अपनी परेशानियों को दरकिनार करके संघर्ष करते हुए मैं जंतर मंतर पहुंचा और लोगों के बीच में अपनी बातें रखा। मैं पिछले 15 सालों से संघर्ष कर रहा हूं, जन आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूं। मैं अन्ना आंदोलन से जुड़ा था, उसके बाद CNRC आंदोलन, उसके बाद किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और नागरिक धरना प्रदर्शनों में भी बराबर जाता रहता हूं। और धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा हुआ है सर, ये लोकतंत्र की जीत है। मैं बार बार कहता था कि लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने दहशतगर्दों की B टीम बताया, WW गैंग वाला बताया, मैंने विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई। इस आंदोलन में तमाम वो लोग थे जिनकी वजह से हम जीते हैं, जैसे SFI हो, आयसा हो और AISF हो, जो वाम छात्र संगठन के अलग अलग धड़े हैं। और उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात, कविताएं, रचनाएं रखी और जेएनजी तक इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंचे और जेएनजी को जागरूक किया। और मानवाधिकार कार्यकर्ता, आप जैसे जिंदा दिल पत्रकार और वो वकील जो लीगली सपोर्ट कर रहे थे, मामले कोर्ट वगैरह में जा रहे थे, उन्हें देख रहे थे। और वो लोग जो स्विगी और जोमेटो कर रहे थे, लाखों की संख्या में आपने देखा नौजवान वहाँ थे, सभी को भरपेट खाना मिल रहा था और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा रहा था। जिस तरीके से 20 तारीख में सरकार ने एक तानाशाही रवैया अपनाया और बलपूर्वक आंदोलन को कुचलने की कोशिश की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी उसकी चपेट में आई और बड़ी संख्या में लोग घायल और चोटिल हुए। तो ये सब चीज़ें थी, लेकिन सरकार को बाद में ये एहसास हुआ कि इस तरीके से ठीक नहीं है और सरकार ने अपना कदम पीछे लिया और झुकी। इसके लिए बहुत दिल से बहुत खुशी होती है सर, बधाई के पात्र। आप जैसे जो है लोग जो जंतर मंतर पर जाके जिन्होंने सपोर्ट किया, उनकी वजह से ही जीत हुई आपकी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। और इरफान जैसे जो लोग जंतर मंतर पहुंचे थे, जो लोग फंड की बात कह रहे थे कि कहां से आ रहा है, प्रायोजित आंदोलन है, तो हम आपको जो है इरफान के घर की तस्वीर दिखाते हैं, अंदर के हालात भी दिखाते हैं कि ये इरफान का घर है और इस हालात में इरफान रहते हैं। और जो है यहाँ से वो डेली जाते थे जंतर मंतर। हम आपको अंदर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए, जब आप अंदर इरफान के घर के अंदर घुसेंगे तो ये पूरी दुनिया है इरफान की, ये पूरा घर है इरफान का और यहीं पर इरफान अपने परिवार के साथ रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और ये देखिए, ये इनका बिस्तरा है, यहाँ पर सोते हैं और यही पूरी दुनिया है। कितनी जगह होगी, कितने गज का होगा? 12 गज का है सर। बैठिए तो मैं बताता हूँ। जैसा कि सर आप उधर हो जाते तो सर, मैं और मेरे पापा यहाँ रहते हैं और यहाँ मेरे बर्फ़ बिकती है, तो वो मेरी जीविका है, उसी से पालन पोषण। मैं आपके माध्यम से बार बार कहूँगा कि इरफान पे दया या आर्थिक सहायता मत कीजिएगा। इरफान की ज़िंदगी बदलने से देश नहीं बदलेगा। इस देश की सबसे बड़ी आबादी मजदूर, गरीब, किसान हैं। इस देश की सबसे बड़ी आबादी अपने अधिकारों से, बेसिक ज़रूरतों से वंचित हैं। उनके बारे में जब हम सोचेंगे, सब मिल के सोचेंगे, तो एक बदलाव आएगा। सबको बेहतर जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए। आप सब अभी मेरी झोपड़ी को देख के या मेरे संघर्ष को देख के मुझ पर दया करेंगे, ये वाजिब भी है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगा, इरफान को मत देखिए, देश को देखिए। देश में इरफान जैसे करोड़ों हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जूझ रहे हैं। यही जो आपकी खुददारी है ना दोस्त, यही लोगों को पसंद आ रही है। जो आप कहते हैं कि भाई मेरी हालत पे तरस मत खाइए और ना मुझे मेरी मदद, मतलब मुझे मदद नहीं चाहिए, लेकिन इस देश के जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनके हकूक़ की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचती,
उनकी मदद कीजिए। और आपकी इसी खुददारी की वजह से ही आप ये वायरल हैं। बातें क्यों कहता हूँ, मैं स्लम में रहता हूँ सर, पीछे से क्योंकि झोपड़ी में आओ, देश की बड़ी आबादी को जब मैं देखता हूँ जो फैक्ट्री में, कारखानों में, खेतों में, बागवानों में काम कर रही है और मजदूरों का 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहा है, ना उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा है, ना SI, ना PF है, ना कोई न्यूनतम मजदूरी है। तो सर बहुत सारी परेशानियां हैं। आप कारपोरेट की तरफ झुकते हैं, धनवानों की तरफ झुकते हैं। आप एक ऐसा भारत मैं कहना चाहूँगा ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। अभी भारत दुनिया में दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन उसका लाभ निजी पूंजीपतियों को मिलता है, ना कि देश की बड़ी मेहनत कर आबादी को। एक ऐसा भारत बनाइए संसाधनों में और जीवन की बेहतराई में ऐसा कदम उठाइए कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बेसिक जरूरतें मिले, कोई इनसे वंचित ना रह जाए। 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है हमारी, लेकिन आप आंकड़े उठा के देखिएगा, इसमें 60% अकेले 60% जो हिस्सेदारी है उसका जो लाभ है इस देश के चुनिंदा लोगों तक, कारपोरेट घरानों तक पहुंच जाता है। उसमें फिर किसान है, सरकार है, मजदूर है, वर्ग है, तो बहुत सारी चीजों की परेशानियां हैं। हमारे पास अभी नीति की कमी है सर। अच्छा, आप जो है सबकी बात कर रहे हैं ना, सबकी भलाई की बात कर रहे हैं, सबको हक मिलना चाहिए, सबके हालात अच्छे होने चाहिए, उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपके घर में बैठे हैं 12 अगस्त